औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा अच्छी उम्मीद के साथ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से अल्लाह ताला की रहमतों, बरकतों और नेमतों के साए में होंगे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हम क्या कर रहे हैं? हम FBISC PBA की तैयारी कर रहे हैं। फ़िज़िक्स की केमिस्ट्री हो चुकी है कंप्लीट, फ़िज़िक्स भी कंप्लीट होने वाली है। सेक्शन ए से यानी कि पार्ट 1 से आपके मैं 3 प्रैक्टिकल्स करवा चुकी हूँ और सेक्शन बी से भी हम 3 प्रैक्टिकल्स कर चुके हैं। ठीक है, आज हम सेक्शन बी का दूसरा प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर। ठीक है, मसला ही नहीं है, थोड़ा सा चेंज प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बहुत मज़े का है, आपको मज़ा आएगा। और मैं आपके साथ इसमें कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स भी हैं वो भी शेयर करूंगी। सबसे पहले गुड न्यूज़ है, कॉन्सेप्ट क्रशर एकेडमी की तरफ से आपके एग्ज़ाम्स के बाद आपके तीनों PBA के लिए सेशंस शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप में से कोई इनरोल होना चाहता है तो एकेडमी का नंबर, ठीक है, ये मैं दे रही हूँ आपको, आप ये ले लें एकेडमी का नंबर और इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। कोई चाहे तो एक कोर्स में इनरोल हो जाए, यानी कि जस्ट एक सब्जेक्ट में, और कोई चाहे तो तीनों कोर्सेज़ में इनरोल हो जाए, या चाहे तो 2 में। ठीक है, और जो तीनों में इनरोल होगा उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट। ठीक हो गया, चलें आप बाकी डिटेल्स जो है इस नंबर पे अपना कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्ट अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। चलें जी, वेट, हम प्रैक्टिकल नोटबुक ओपन करें। ये रहा जी प्रैक्टिकल, यानी कि 12.2, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर। अब आपने कॉनकेव मिरर करके यूज़ करके करना है, तो बड़ी सिंपल सी आपको सबसे पहले 2 बातें बता दूं। सबसे पहले तो आपको पता है कॉनकेव मिरर क्या होता है? वो वाला मिरर होता है जो आपका इनवर्ड अंदर की तरफ गया हुआ होता है। ठीक है, जिसकी सरफेस इनवर्ड होती है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि आपकी आई है ना, आप यहाँ से देखें तो ये आपका कॉनकेव मिरर है। ये आपको आई कम और बचली ज़्यादा लग रही होगी, खैर कोई मसला नहीं है, आपका कसूर नहीं है, मेरी ड्राइंग ही बहुत अच्छी है। ठीक है, चलें जी, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है? आपने इसकी फोकल लेंथ मालूम करनी है। फोकल लेंथ मालूम क्यों करनी है? ताकि हमें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फोकल लेंथ बराबर होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। अगर हमें किसी की फोकल लेंथ पता चल जाए तो हमें पता है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स f होगा। क्लियर? ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो अगर हमें किसी की रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम करना है तो हमें उसकी फोकल लेंथ पता हो तो मसला ही नहीं है, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसका रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले फोकल लेंथ मालूम करनी है। फोकल लेंथ मालूम करने के लिए हमें क्या करना है? हमें बहुत आसान काम करना है। हमें जो अपना मिरर है ना, कॉनकेव मिरर, उसको हमें एक शार्प और डिस्टिंक्ट इमेज चाहिए उससे। वो कैसे चाहिए मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट में दिखाती हूँ, वेट। देखें जी, इस तरह आपने अपना कॉनकेव मिरर लेना है और आपने उसके लिए जो है एक शार्प इमेज बनानी शुरू करनी है। ठीक है, तो जब तक वो आपको शार्प इमेज ऑब्टेन ना हो जाए, शार्प इमेज फॉर्म ना हो जाए आपकी सामने स्क्रीन, यानी कि वो वॉल है या जो भी है उसके ऊपर, तो तब तक आपने अपने मिरर को आगे पीछे मूव करते रहना है। ठीक है, देखें जी, ये आपकी शार्प इमेज फॉर्म हो गई है। पहले इसको क्लोज देख लें, ये बिल्कुल देखें, इस तरह की इमेज बिल्कुल इतना ज़बरदस्त आपको जो नज़र आएगी वो शार्प इमेज है। आपने मीटर रूलर की मदद से ना आपने इसका कॉनकेव मिरर तक का फासला ले लेना है, वो आपकी फोकल लेंथ है। ठीक है, देख लें जी, क्लियर? इस तरह से आपने मेजरमेंट ले लेनी है। ठीक है, अब हम अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक की तरफ चलते हैं। चलें जी, देखें। ठीक है, तो आपने क्या करना है? आपने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक ले लेनी है, तो आपने इस तरह से देख भी लेनी है। चलें अब हम आगे चलते हैं। हमने इस तरह अपना सेटअप करना है। हमने ये सेटअप कैसे करना है ये आपको मैं भी समझाती हूँ। आपने एक स्टैंड लेना है, आप यहाँ से अपरेटस पढ़ भी सकते हैं, नीचे ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें, ये सारा अपरेटस लिखा है। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट बताती हूँ, अपरेटस पढ़ूंगी, टाइम ज़ाया होगा, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। आपने एक स्टैंड लेना है, स्टैंड के ऊपर आपने कैसा स्टैंड लेना है जिसमें आपकी रिटॉर्ट रिंग होगा। ठीक है, उस रिंग वाला आपने स्टैंड ले लेना है और आपने इस तरह से उसके ऊपर अपना कॉनकेव मिरर प्लेस कर देना है। ठीक है, ये देखिए आपका कॉनकेव मिरर है, दिस इज कॉनकेव मिरर, आपने इसको प्लेस कर देना है। फिर आपने क्या करना है? आपकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आया था, यानी लेट सपोज कि आपकी फोकल लेंथ आई थी, लेट सपोज के 13.2। ठीक है, ओहो ये तो बी लग रहा है, जस्ट 13.2 सेंटीमीटर्स आपकी फोकल लेंथ आई थी। तो आपने उसको डबल कर लेना है। क्यों? क्योंकि रेडियस फोकल लेंथ का डबल होता है। और हमने अपनी जो ये वाली है ना नीडल, इस नीडल को क्या कहते हैं? इस नीडल को आप नीचे देख सकते हैं, इसको कहते हैं कि शार्प पॉइंटेड पैरेलैक्स नीडल। ये देखें जी, शार्प पॉइंटेड पैरेलैक्स नीडल। ठीक है, तो आपने अपनी नीडल को 2F पे, यानी कि रेडियस पे उसको
फिक्स कर देना है, ठीक है। जब आपने रेडियस पे फिक्स कर देना है तो अपने ऊपर की तरफ अपनी आई करके ना बिल्कुल ऊपर इसका इमेज चेक करना है। जब आपकी नीडल का इमेज यानी कि इसकी जो टिप है और इसकी, आपको पता है कि कॉनकेव मिरर में हमें इन्वर्ट इमेज नज़र आती है, क्लियर, इन्वर्ट इमेज। जब इसका नीडल की टिप और इन्वर्ट इमेज जो आपकी इसमें बने, ठीक है, लेट सपोज कि यहाँ बन रही है, ये इसकी टिप है, लेट सपोज कि ये टिप है, मैं कलर चेंज करती हूँ, ठीक है। लेट सपोज कि आपके इमेज की टिप ये है, तो जब आपको ये टिप और ये वाली टिप, ठीक है, ये टिप और ये टिप एक ही कोइंसाइड करती हुई नज़र आए और आपको ऊपर नीचे होने से, आपको अपना ऊपर नीचे आगे पीछे करके देखने से भी जहाँ इमेज है इनकी जो टिप्स हैं वो आपस की कोइंसाइड करना ना छोड़ें, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बिल्कुल एक्यूरेट लिया था, ठीक है, आपकी फोकल लेंथ बिल्कुल एक्यूरेट ली थी। अगर कुछ आगे पीछे है तो उसको सेट कर लें, आगे पीछे करके सेट कर लें ताकि कोई मसला ना हो, ठीक है। वैसे ही आपकी एक्यूरेट आएगी, ठीक है। उसको आपने कह देना है H1, ठीक है, सर HI नहीं, जस्ट H1, ठीक, इसको हमने कह देना है H1। अब उसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि आपने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है, तो आपने अब क्या करना है, इसी अपने कॉनकेव मिरर के ऊपर आपने एक ड्रॉपर की मदद से ना एक थिन लेयर बना देनी है वाटर की, साफ वाटर लेना है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर ले लें, तो वैसे मसला नहीं है, कैसा भी वाटर ले लें। तो आपने एक ना थिन लेयर सी बना देनी है। जब आपकी थिन लेयर बन जाएगी ना तो आपने इसको रिंग को थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा पेज को यानी कि रिंग को थोड़ा लूज़ करना है और आपने नीचे की तरफ लेकर आना है, ठीक है। और आपने उस पॉइंट तक एडजस्ट करना है जब तक कि आपकी नीडल की इमेज दोबारा से, और ये जो इस मिरर में आपको इमेज नज़र आ रही है ये इस तरह से, ठीक है, ये दोनों टिप्स कोइंसाइड करती हुई नज़र आए, ठीक है, यानी कि नीडल की टिप ऐसे और आपकी इन्वर्ट इमेज की ऐसे, और आपके आई के अपवर्ड डाउनवर्ड आगे पीछे मूव करने के बावजूद इसकी इमेज तो आगे पीछे होगा जब आप आई को मूव करेंगे, ऊपर नीचे होंगे, लेकिन इनकी जो टिप्स है ना, नीडल की इमेज की टिप भी और एग्जैक्ट नीडल की टिप भी, यानी ऑब्जेक्ट की टिप और इमेज की टिप आपस में कोइंसाइड करना ना छोड़ें। दैट इज़ द पॉइंट। उस पॉइंट के ऊपर आपने अपनी इसको टाइट कर देना है, ठीक है, और फिर उसको एक दफ़ा और चेक कर लेना है कि कहीं 1-2 सेंटीमीटर आगे पीछे तो नहीं हो गया, ठीक है। आपने उस हाइट को H2 ले लेना है, ठीक है। जब आपने वाटर के ऊपर थिन लेयर, जब आपने अपने कॉनकेव मिरर पे थिन लेयर ऑफ वाटर बनानी है, उस हाइट को आपने H2 ले लेना है, बस यही हमारा काम था। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है कि एक रेशो होती है, चाहे आप उसकी लें, प्रिज्म की लें साइन आई साइन आर से लें, या आप ग्लास स्लैब की लें साइन आई साइन आर से, क्योंकि वो सेम क्वांटिटीज़ की रेशो होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कभी भी यूनिट नहीं होता, ठीक है। चलें जी, अब हम देखते हैं, हम अपने हिसाब से अपने कॉलम में फिलिंग कर लेते हैं। पहले हमें कहता है कि अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ, हमारी फोकल लेंथ क्या आई थी, लेट सपोज के 13.2 आई थी, आपने यहाँ लिख लेनी है। फिर वो कह रहा है लेट सपोज के हाइट कितनी आई आपकी, H1, यानी कि जब आपने अभी पानी नहीं डाला, ठीक है, तो आपकी H1 आपने इसको डबल करके यहाँ इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे सेट किया था, तो ऑफ कोर्स कि ये फोकल लेंथ का डबल होगा, ये 26.4 हो जाएगी। और ये अब आपको खुद एक्सपेरिमेंट से आपको निकलेगी, मगर ये इससे कम होगी, 26.4 से कम ही आएगी हर हाल में, ठीक है, क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ऐसे होता है, तो इस वजह से मुझे आइडिया है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने वही करना है जो हर दफ़ा करना है। वो क्या है, वो आपने N यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा, आप लिख लें N इज़ इक्वल टू H1/H2, ठीक है। आपने H1 को H2 से डिवाइड कर देना है, आपकी H1 26.4 होगी उस केस में जब आपका फोकल लेंथ 13.2 होगा, तो उस हिसाब से आपकी ये 19 पॉइंट्स में या वैसे कुछ निकलेगी, ठीक है। आपने इस तरह से ये यहाँ पे निकाल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देना है। अब आपने यहाँ पे एक मज़ेदार काम ये करना है कि हर जगह यही होता है कि हम 3 या 5 ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और उन सब का मीन निकालते हैं। यहाँ आपने लेनी तो है 3 ऑब्जर्वेशंस, लेकिन आपने ना 3 कॉनकेव मिरर्स लेने हैं। पहली आपने जो लेनी है एक अलग कॉनकेव मिरर, फिर दूसरी दफ़ा आप एक और कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करें, तीसरी दफ़ा आप एक और कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करें। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम एक ही कॉनकेव मिरर से 3 ऑब्जर्वेशंस क्यों नहीं ले रहे? उसकी वजह यह है कि जो कॉनकेव मिरर आप यूज़ कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ तो उतनी ही रहेगी ना हर दफ़ा। आप एक कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ लें, उसने तो चेंज नहीं होना क्योंकि उसका रेडियस तो सेम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपने डिफरेंट कॉनकेव मिरर इसलिए यूज़ करने हैं कि हर एक की फोकल लेंथ डिफरेंट होगी, हर एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट होगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई आपका ये निकल रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर उस तरह से आपने निकाल लेना, और वही ऑफ कोर्स के एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो ये कह रहा है कि आ गर्ल्स थ्रो अ कॉइन इनटू द पॉन्ड, ठीक है, उसने पॉन्ड कह दिया, इट सिंक्स द बॉटम, ये बॉटम पे भी बैठ गया है। फिर वो कह रहा है कि ऑन द डायग्राम ड्रॉ द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉइन टू हर आईज। यस,
क्वाइन से आइस तक उसका आपने पाथ बनाना है। देखें जी, ये तो पड़ा हुआ क्वाइन, ठीक है, ये क्वाइन है। अब ये पाथ बन गया, क्योंकि ये पानी है, पानी से ये इसकी ओ ये यहाँ तक, ये थोड़ा सा ना, क्योंकि मैं ये फिंगर से कर रही हूँ, ये देखें आप बहुत अच्छा बना लेंगे क्योंकि आप लोग स्केल से बनाएंगे, ठीक है। ये ऐसे बाहर जा रहा है, ठीक है। और ऑफ कोर्स आपको पता है, ओके ठीक है। तो अब इसने क्या करना है, इसने जो है देखें, एक मिनट, मेरी गलती, माय फॉल्ट। पहले हमें क्या करना है, हमें दो सरफेसेस, हमें इसका नॉर्मल बनाना था, ठीक है। ऑफ कोर्स कि ये ऐसे चली गई, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि जब ये लाइट जो है वो पानी से डेंसर है ना, डेंसर में गई है ना, डेंसर से रेयर पे जा रही है, तो इसने अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करना है, ठीक है। ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये आपका थीटा और रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, ठीक है। और ऑफ कोर्स कि इस केस में क्योंकि हम कॉइन से देखेंगे तो ये इंसिडेंट रे होगी, लेकिन अगर आप आंख से देखेंगे तो इस केस में ये रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे होगी और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है। क्लियर? अच्छा, और क्या पूछ रहे हैं वो? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन टू लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वाटर इनटू द एयर। क्या होगा भाई, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर पे जा रही है ना, ठीक है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी, मसला ही नहीं है। तो बहुत आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द गर्ल सीज अ वर्चुअल इमेज ऑफ द कॉइन। एक उसको वर्चुअल इमेज नजर आ रहा है। वो कह रहा है मार्क एक्स ऑन योर डायग्राम, ओके, टू शो वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड। देखें, अब ये डायग्राम है ना, अब देखें, अब एक वर्चुअल इमेज बन रही है तो कैसे बनेगी, ये देखें, ये आ रही है, इसकी आई से रे निकली, ठीक है। ये अवे फ्रॉम, पहले हम नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मल भी मेरा कोई मज़े का नहीं बना, पहले नॉर्मल ड्रॉ करें। हमेशा इस केस में ना नॉर्मल ड्रॉ किया करें। ये आई से इसकी रे निकली, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल थी, और जब ये डेंसर में गई ना तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल, उसको ये कॉइन यहाँ कहीं नज़र आएगा, ठीक है। क्लियर? उसको ये कॉइन यहाँ कहीं नजर आएगा। आपको पता है ना कि पानी में हमें चीज़ एकदम से बिगर नजर आती है, ऊपर नजर आती है, एक्चुअल डेप्थ उसकी ज़्यादा होती है, लेकिन हमें वो अपनी डेप्थ से ऊपर नजर आती है। क्यों? क्योंकि जो लाइट है ना वो डेंसर मीडियम में आने के बाद टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है। चलें जी। अच्छा, उसके बाद ये क्या है? अच्छा जी, ब्रेन टीचर कह रहा है, क्या कह रहा है कि अ हंटर, ओके, अ हंटर विद हिज फिशिंग स्पीयर डज नॉट एम हिज स्पीयर एट वेयर द फिश अपीयर्स टू बी। अच्छा, वो जो हंटर है ना वो वहाँ पर क्यों नहीं अपने जो उसके जो भी होती है, औजार होते हैं, यानी कि जो भी वो पकड़ने के लिए अपना स्पीयर यूज़ करता है, उसको वहाँ नहीं डालता जहाँ पे फिश होती है, थोड़ा सा आगे डालता है। क्यों? यही आप इसी की एग्जांपल ले लें, कॉइन की एग्जांपल ले लें। देखें ना कि जब वो एयर है ना, ये एयर रेयर है, तो ऑफ कोर्स कि ये जो है, जब ये जो लाइट है उसकी आइज से निकली है और ये हमारी पानी में जाएगी तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट हो जाएगी, तो इसको ये वाला कॉइन यहाँ कहीं नज़र आएगा। तो जाहिर ही बात है कि फिशरमैन पानी से बाहर खड़ा है और उसको फ़िश यहाँ नज़र आ रही है, लेकिन फ़िश यहाँ कहीं है। तो जब उसने फ़िश पे अपना स्फीयर डालना है ना, तो उसने डायरेक्ट, यानी जहाँ वो खड़ा है ना, उसने इस तरह डालना है, यानी कि जस्ट ये इमेजिन करना है कि मैंने यूं करके उसको फेंकना है, ना कि मैंने उसको उधर फेंकना है, अपनी तरफ से नीचे करके फेंकना है। उसने सीधा सीधा स्लांट में करके फेंक देना है, ठीक है। अगर वो ज़रा सा भी इसको बेंड वेंड करेगा, क्योंकि उसको बेंडिंग में नज़र आ रही होगी फ़िश, तो वो फ़िश तक नहीं पहुंचेगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्विमिंग पूल अपीयर्स टू बी शैलोअर। अभी मैंने यही बताया पीछे भी, शैलो क्यों? क्योंकि कम गहरा क्यों नजर आता है अपनी रियल डेप्थ से, वाई, वही रीज़न है। और आप इसकी रे डायाग्राम बना दें। अगर किसी बच्चे ने कैम्ब्रिज सिस्टम में पढ़ा है और उसने लोअर सेकेंडरी इंटरनेशनल मार्शल कैवेंडिश की पढ़ी है, तो उसको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। उसमें इतना ज़बरदस्त ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अगर बच्चों के पास है, किसी के पास आपका कोई कज़न है जो सिटी स्कूल में, तो यही पढ़ाते हैं। अगर कोई आपको ये लोअर सेकेंडरी मार्शल कैवेंडिश की लें और अगर आपको रिफ्लेक्शन की समझ नहीं आ रही है, ओ माय गॉड, बहुत ज़बरदस्त रिफ्लेक्शन है वहाँ पे। चलें, खैर, अब ये फ़र्ज़ करें, लेट सपोज के पूल है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि ये ना कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, मेरी ड्राइंग पे नहीं जाइएगा। लेकिन अपीयर एंड डेथ एक्चुअल ये है, आपको पता है ये है, सॉरी, लेकिन उसको नज़र कहाँ आ रही है? नज़र उसको यहाँ आ रही है कि डेप्थ ये है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब उसकी आँख से, ये इसका सरफेस है, देखें, ये आँख निकली, पहले हम बनाएंगे नॉर्मल, ठीक है। आँख से उसकी रे निकली, वैसे तो मैंने लिप से बना दी है रे, लेकिन मसला नहीं है, क्योंकि ये रेयर से डेंसर में जा रही है, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल मूव हो जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो जाहिर ही बात है कि जो चीज़ यहाँ है वो उसको थोड़ी सी ऊपर नज़र आएगी, ठीक है। दिस इज़ द केस, और हर एक का जवाब यही है यहाँ।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अ सॉलिड एंड अ लिक्विड हैव द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, उसका सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। व्हाट हैपन्स ऑन ड्रॉपिंग द सॉलिड इनटू द लिक्विड? आपको सॉलिड नज़र ही नहीं आएगा लिक्विड में। वो ये कह रहे हैं कि अगर एक सॉलिड है, लेट सपोज कि आपके पास एक ये स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है या जो भी है, इसका एक कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, ठीक है। और आपके पास एक लिक्विड है, जाहिर ही बात है लिक्विड ऐसे तो नहीं होगा, किसी बर्तन में ही पड़ा होगा, किसी बीकर में होगा, किसी ग्लास में होगा, जग में होगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी n है। तो जब हम इस सॉलिड को सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में डालेंगे तो इट सीम्स टू बी डिसअपियर। क्यों? क्योंकि लाइट ने बेंड ही नहीं होना, ये हमें नज़र ही नहीं आएगी, ठीक है। लाइट ने बेंडिंग ही नहीं होना। क्लियर? ये मैंने पीछे भी आपको करवाए थे, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल आज का कंप्लीट हुआ। फिर आपको बता रही हूँ कि एकेडमी का नंबर नोट कर लें। जो बच्चे भी कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, यानी कि जो बच्चे भी एग्ज़ाम्स के बाद, आपका आई थिंक मैं चेक करती हूँ डेट शीट 17 या 18 को लास्ट है ना आप लोगों का, या पता नहीं 19 को लास्ट है। जब भी लास्ट है 10th क्लास का, तो उसके बाद आप लोग एक सब्जेक्ट के लिए, दो के लिए या तीनों के लिए इनरोल होना चाहें PBA सेशन में, तो आप इनरोल हो जाएं। वहाँ पर आपके साथ जूम मीटिंग में आपको जो है कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ आपको 2 आवर्स की क्लास होगी, और उसके बाद यानी 1 आवर जो है आपको बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। हर चीज़ का प्रैक्टिकल्स कवर करवा दिए जाएंगे, या 1 घंटे से ज़्यादा भी लगा, और उसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर किए जाएंगे, ठीक है। और आपको बताया जाएगा कि PBA में आपको किस तरह के सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे भी ज्वाइन करना चाहें वो इस नंबर पे कॉल करके इनरोल हो जाएं, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।